हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले फेडरलिज्म पार्ट 1 का वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके आप वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फेडरलिज्म के बारे में। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर को नेशनल और लोअर गवर्नमेंट के रूप में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, इंडिया इसके एग्जाम्पल हैं। So federalism is a system of government in which powers are divided or shared by a central government and its subdivisional government. So the question arises, is India is a federal country or not? Okay, so let's find out this question, that India is a federal country or not. Okay, and what makes India a federal country? Now the question arises, is India a federal country? क्या भारत एक संघ देश है? तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, 3 टायर्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। पावर को इस 3 फॉर्म में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ओके, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी उसका ज्यूरिसडिक्शन है, जो भी उसका काम करने का जो एरिया है, वो डिवाइड कर दिया गया है और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन। जैसा कि आपने देखा 2 तरह के फेडरेशन होते हैं, तो उसमें इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। सो इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट के पास बराबर पावर नहीं रहती है। किसी एक स्टेट के पास, जैसे आपने देखा कि अभी तक जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर्स थी, उसका एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन था, एक अलग आर्टिकल था, दे दिया गया था 370। बट अभी थोड़े दिन पहले ही जो उसका डिस्प्यूट है वो वहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को भी एक स्टेट बना दिया गया है। ओके, उसे जो एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया तो वो हटा दिया गया है। ओके, सो नीड्स टू अपॉन 3rd वोट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड मोर देन हाफ स्टेट मस्ट पास द बिल टू चेंज बेसिक लॉ। अगर किसी भी बेसिक लॉ में चेंजेस चाहते हैं तो वहां पर मेजॉरिटी 2/3 वोट्स होने चाहिए। अगर 2/3 वोट्स नहीं होंगे लोकसभा राज्यसभा में, तो वो कोई भी पर्टिकुलर बिल होगा वो पास नहीं किया जाएगा। इन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी तरह के डिस्प्यूट की पोजीशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसीजन लेता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सारी कंडीशन है ये बताती हैं कि इंडिया एक तरह की फेडरल कंट्री है, भारत एक संघ देश है। ओके, सो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर अगर टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप, और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया था। एक 3rd टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। सो अ 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये बाद में एक इसको ऐड कर दिया गया 3rd टायर सिस्टम, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को इसमें भी पावर दे दी गई हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ पावर का सब डिवीजन भी कर दिया गया है, पावर को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से पावर को कैटेगराइज किया गया है। सो बेसिकली इसमें कई सारी लिस्ट बना दी गई हैं जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लेवल पे कर लिया गया है। सो पहले है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, इसको संघ सूची भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर 97 ऐसे मामले हैं जिन पे ये यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फैसला सुना सकती है। सो कंटेन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें वो सारे मामले रहते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर की इंपॉर्टेंस रखते हैं, महत्वपूर्ण वो सारे मुद्दे होंगे, उन पे जो फैसला होगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट। इन सारे मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो संघ सरकार होती है वो फैसला सुनाती है, इसमें फैसला लेती है। जिसमें डिफेंस के मुद्दे हो गए, अगर रक्षा मामले का कोई मुद्दा आ गया तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट, इससे यूनियन लिस्ट का मुद्दा है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होगी फैसला लेगी। अगर बैंक करेंसी की बात आ जाएगी, जैसे भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, तो इसमें जो भी फैसला होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। फॉरेन अफेयर्स, अगर फॉरेन अफेयर्स का कोई मामला है तो इसमें भी जो भी फैसला होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, तो ये सारे जो आपके होते हैं ये यूनियन लिस्ट के जो मैटर्स हैं। इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिसको राज्य सूची भी बोलते हैं, इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं, 66 मुद्दे हैं टोटल। इसमें बात कर लेते हैं। सो कंटेन सब्जेक्ट ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो भी उस स्टेट के पर्टिकुलर जो भी लोकल इंपॉर्टेंस के मुद्दे होते होंगे
वो सारी चीज़ें से पुलिस हो गई, ट्रेड होगी, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, कॉमर्स है, ये सारे जो मुद्दे हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। सो इन पे जो भी फैसला होती है वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इस पे लॉज बनाती है और इसको रेगुलेट करती है। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं, पुलिस है, जो भी ट्रेड का मुद्दा होगा, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, कॉमर्स है, इन सब चीज़ों पे जो भी फैसले होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो फैसला लेती है। अब बात कर लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। जैसे ये हो गया आपका यूनियन लिस्ट हो जाता है, संघ सूची, राज्य सूची, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो बात कर लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। तो इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें दोनों ही के इंटरेस्ट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मुद्दा हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, दोनों ही इस पे लॉज बना सकते हैं। बोथ गवर्नमेंट मेक लॉज। जैसे एजुकेशन का मुद्दा आ गया, मैरिज या एडॉप्शन का मुद्दा आ गया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। अब बात करते हैं लास्ट लिस्ट जो है आपकी रेसिड्यूरी लिस्ट। लास्ट वन डेट इज रेसिड्यूरी लिस्ट। इसको बोलते हैं अवशिष्ट सूचियां। जो कुछ भी बची सूचियां होती हैं, जो कुछ बची पावर्स होती हैं, वो इस लिस्ट में डाल दी जाती हैं। सो इंक्लूड सब्जेक्ट दैट केम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जो भी नए जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी आर्टिकल्स आएंगे, जो भी पावर्स आएंगी, वो इसी से सूची में डाल दी जाएंगी। तो ये सूची बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद। तो जो भी संविधान बनने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर ऐड की जाएंगी वो इसी लिस्ट में डाल दी जाती हैं। ओके, अगर इन पे बात किया जाए कि इस पे कौन जो है लॉज बनाता है, तो अगर कोई भी इसमें लॉज बना सकता है, बट इसमें अगर जो मेन अगर आप कहेंगे तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पे लॉज बनाती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक लॉज। जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो बाद में बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया है, तो वो इस रेसिड्यूरी लिस्ट में डाल दिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन दैट इज डिमांड ऑफ अ न्यू स्टेट। कुछ समय के बाद 1947 के बाद ऐसी डिमांड उठने लगी कि वो नए राज्य की लोग वहाँ पर मांग करने लगे। सो कुछ लैंग्वेज के आधार पर कुछ राज्यों को वहाँ पर बनाया गया और बाद में वो चीज़ सक्सेस भी हुई। वहाँ पर ऐसा उन्हें खतरा लग रहा था कि अगर नया स्टेट बना दिया जाएगा तो इनकी यूनिटी को खतरा है, बट ऐसा नहीं हुआ। जब लैंग्वेज के आधार पर कुछ स्टेट्स को अलग कर दिया तो वहाँ पर यूनिटी में और डाइवर्सिटी में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया। सो नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। So the creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. Okay, जो फर्स्ट स्टेप उन्होंने लिया था कि एक नई तरह के नए स्टेट्स कुछ बनाए थे। So in 1947 the boundaries of several old states were changed in order to create new states. और वहाँ पे कुछ नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड कुछ स्टेट्स बनाए गए थे लैंग्वेज के बेसिस पर। और ये भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो सक्सेसफुल रही और आगे चल के ये कंटिन्यू रहा और स्टेट्स का इस तरह से काफ़ी सारे स्टेट्स जो होते हैं डिवाइड होते गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। लैंग्वेज पॉलिसी जो भारत की जो भाषा की नीति उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो इन इंडिया 40% पीपल स्पीक्स हिंदी। इंडिया में 40% ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के द्वारा 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। ओके, सो स्टेट्स हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर एक राज्य की अपनी एक अलग जो भाषा है, राज्य भाषा है। इंग्लिश एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल और स्टेट और इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क। अगर जो काम करने की भाषा है, अगर दो राज्यों में अगर वहाँ पर जो एक भी कम्युनिकेशन होगा उसका जो मीडियम अगर कहा जाएगा तो उसमें इंग्लिश भाषा को चुना जाएगा। ओके, सो कैंडिडेट कैन ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन एनी ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस। अगर कोई भी एग्जाम आप देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उसमें 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।